दूसरी बात क्या है, इट पार्शियली ड्यू टू इट्स स्लो रेट ऑफ ब्रेक डाउन। इनकी ब्रेक डाउनिंग बहुत स्लो होती है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एंजाइम नहीं है जो इसके ऊपर एक्ट करके इसको तोड़ सके। एंड दैट इज द रीजन वी हैव अ लॉट ऑफ सेलुलोज इन दिस यूनिवर्स। अच्छा, द मेन डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड द अदर टू स्टोरेज मॉलिक्यूल, जो कि कौन कौन से थे, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। यानी अगर आप सेलुलोज को स्टार्च और ग्लाइकोजन से कंपेयर करते हैं तो फिर क्या होगा, is that cellulose is a polymer of beta glucose, but the other two are from alpha glucose. Acha, the two isomers of glucose are different only in their location of H and OH groups on carbon atom 1 and carbon atom 4 respectively. बेटा मुझे एक बात बताओ, अल्फा ग्लूकोज अगर दो आमने सामने रख दिए जाए तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर मैं बीटा को रोटेट ना करता और सीधा सीधा दो बीटा रखते तो क्या फिर दो बीटा के अंदर OH ग्रुप बल्कि वाटर बना सकता था? नहीं बना सकता था, क्योंकि आपको पता है कि बीटा के अंदर OH जो है वो ऊपर होता है, कार्बन नंबर 1 पे ऊपर होता है और 4 पे नीचे होता है। तो अगर ये रोटेट ना होता तो इसका कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर होता और इसका कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे होता, तो फिर तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता था। इसलिए बॉन्ड बनाने के लिए हमने मॉलिक्यूल को ओरिएंट करना पड़ा, रोटेट करना पड़ा, अपसाइड डाउन करना पड़ा, जब भी तो 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना है, वरना मुमकिन नहीं था। इसलिए कह रहे हैं दिस मीन्स दैट टू फॉर्म glycosidic bonds, subsequent glucose molecule must be at 180 degree to each other. Or in other words, each must be upside down to the other to allow the OH and HO groups to bond. So that is the reason why they are at alternate, so that make the bond. Otherwise, they cannot make the bond with one another. So this is one of the reason. Now, look at one thing more. These bonds results in a strong molecule because the hydrogen atoms from hydrogen bond with oxygen atoms in the molecule and the other neighboring glucose molecule. While these hydrogen bonds are individually weak, मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड काफी कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। Hydrogen bonds are individually weak. However, due to the large number of OH groups and H groups, collectively they develop massive strength. अच्छा जी. So also between 60 to 70 cellulose molecules become tightly cross-linked to form bundle called microfibrils, which are in turn held together in the bundles called fibers by further hydrogen bonding, making the entire structure even stronger. Now you can see the structure here. This is the microfibril structure. बेटा बताओ जरा कौन सा कार्बन है ये जहां मैं कर्सर रख रहा हूं? Which carbon is this? कार्बन 3 और ये कौन सा है? और ये 6 है, ठीक है। हाँ, तो 6 और 3 के दरमियान बॉन्ड बना हाइड्रोजन। फिर यहाँ देखें, इसका 6 इसका 3, फिर देखें इसका 3 इसका 6 इसका 3 और इसका क्या है, ये इसका 3 इसका 6। तो ये ऑल्टरनेट बॉन्डिंग है और बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रहे हैं। These hydrogen bonds makes the microfibril very strong molecule. Although hydrogen is a weak bond, but a large number of hydrogen bonds provide a very high tensile strength to the molecule. Got it? Right. Right. So hydrogen microfibrils. Now, this is the structure, and it's a very rigid structure now. Right. Now, cellulose Sir? in yes, yes, सर yes. मुझे ना स्टार्टिंग से एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूजन है, वो ये कि हमें पता किस चलता है कि मतलब कौन सा थर्ड कार्बन है, कौन सा, मतलब इस तरह हम किसी नंबरिंग। मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मॉलिक्यूल सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि आप जहां ऑक्सीजन होगा, याद रखिए ऑक्सीजन की एक तरफ कार्बन नंबर 5 होता है और एक तरफ कार्बन नंबर 1 होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 6 तो ऊपर होता है। अच्छा, 5 की पहचान ये होगी कि उसके साथ ब्रांच जुड़ा होगा और ब्रांच ये वाला है,
यानी वो वाला ब्रांच जिसमें कार्बन होता है, तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो गया। अगर ये 5 है तो ये 1 है, तो फिर ये अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आसान हो गया। अब अगर जो उल्टा हुआ है उसको देखें, उसपे देखो ब्रांच यहाँ निकली तो ये 5 है, फिर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। समझ रहे हो मेरे बच्चा क्या कह रहा हूँ? जी समझ गए। तो अलिश भाई ये है इसका सिस्टम, ये है इसका तरतीब समझना। पहचान है कि आप ऑक्सीजन को पहले पकड़ो, ऑक्सीजन का एक कार्बन 5 होगा एक तरफ और एक तरफ कार्बन नंबर 1 होगा। सही है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सो लेट्स मूव नाउ हियर, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये सेलुलोज का एक फाइबर नजर आ रहा है, बड़ा मोटा थिक फाइबर है इसका, और इस फाइबर के अंदर जो आपको ब्लैक ब्लैक बंडल नजर आ रहे हैं ये माइक्रोफिब्रिल्स है, दीज आर माइक्रोफिब्रिल्स। और फिर माइक्रोफिब्रिल के अंदर जो बारीक बारीक ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये क्या है? सेलुलोज मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल जब आपस में स्टक होते हैं तो ये देखो ब्लैक वाला बड़ा स्ट्रक बंडल बनता है जो कि माइक्रोफिब्रिल है। और फिर जब बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल को स्टक कर दे आपस में तो इससे क्या बनेगा? सेलुलोज फाइबर। यही वजह होती है कि सेलुलोज फाइबर बहुत बड़े बड़े फाइबर होते हैं, इनका डायमीटर भी बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं लिखा है 20 to 60 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस फाइबर। इट्स अ बिग स्ट्रक्चर because of the accumulation of closing assembling of large number of microfibrils. So cellulose comprises around 20 to 40% of the average cell wall, with other molecules helping to cross-link the cellulose fiber. Cross-link the cellulose fiber. This is because cellulose fiber have a tensile strength almost equivalent to that of steel. यानी स्टील के बराबर इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ उस दिन भी आप लोगों ने पूछा था, किसे कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं इस ऐसे स्ट्रेंथ को, एक ऐसे पावर को, एक मॉलिक्यूल को कि उसके ऊपर आप जितना भी वजन डाले उतना भी वजन डाले वो टूट ना रहा हो, लेकिन अगर उसके बर्दाश्त से ज्यादा वजन डाले तब भी वो ना टूटे, हल्का सा बैंड हो जाए। जैसे स्टील है, स्टील टूटता नहीं है, बैंड जरूर होता है। तो इसकी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं, आप देखिए ना टर्जर प्रेशर क्यों मेंटेन होते हैं? क्योंकि प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, सेल वॉल टूटता नहीं है, अलबत्ता हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जर्ड हो जाता है। और यही वजह होती है कि प्लांट की बॉडी काफी रिजिड होती है, फेरम होती है, हार्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे ये कह रहे हैं। अच्छा, meaning that it is very equivalent to it is very difficult to break cellulose, and this very strong cell wall is what allow plant cell to withstand large osmotic pressure. Without it the cell would burst when in a dilute solution. So this allows for high pressure help provide support for the plant by making the tissue rigid and are responsible for cell expansion during growth. तो अगर एक सेल की ग्रोथ भी हो रही है तो वो बड़ा भी होगा, तो अगर अगर ये बिल्कुल ज्यादा रिजिड होता और ये फ्लेक्सिबल ना होता तो फिर सेल की जो साइज है उसपे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि एक्सटेंसिबल है या हल्का सा फ्लेक्सिबल है, इसलिए सेल के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है और सेल की ग्रोथ भी होती है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट दी सेलुलोज। एनीथिंग एल्स बेटा? कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिएगा। अगर क्लियर है तो फिर मैं अगले मॉलिक्यूल पे जाऊंगा, प्रोटीन पे। क्लियर। फाइन। Yes, clear. ओके ठीक है। So let's move to the next molecule and that is the protein. अच्छा, प्रोटीन पे जाने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें श्योर करूं, फिर मैं जाता हूं वहां पर। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि प्रोटीन जो है उसका मोनोमर क्या है? छोटा मॉलिक्यूल प्रोटीन का कौन सा है? प्रोटीन जब डाइजेस्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? Amino acid. और Amino acid. और अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बीच में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स। शाबाश। तो अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड कौन बनाता है? राइबोसोम्स। शाबाश, Ribosome. वेरी गुड। और राइबोसोम और पॉलीपेप्टाइड को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कौन असेंबल करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शाबाश।
अच्छा, अब आखिरी चीज एक और पूछ रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ आपको उसके लिए डायग्राम की तरफ। ये बताइएगा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने मोनोसेकेराइड से स्टार्ट किया था या डाइसेकेराइड से स्टार्ट किया था या पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट किया था? आपने पहले पॉलीमर पढ़ा था या मोनोमर पढ़ा था शुरू में? मोनोमर पढ़ा था। मोनोमर पढ़ा था। कौन सा मोनोमर था, क्या नाम था? अल्फा और बीटा ग्लूकोज। यानी हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया था। तो आपके ख्याल में अब अगर हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलीपेप्टाइड से स्टार्ट लेना चाहिए या अमाइनो एसिड से? अमाइनो एसिड। Amino acid. तो चले बेटा हम पढ़ लेते हैं अमाइनो एसिड। सबसे पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, स्टे विद मी, आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट इट नाउ। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं हम लोग, प्लीज फोकस कीजिएगा। मेरा बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस जी सर। सर आ रहा है। ठीक है जी। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। NH2, कार्बन, here we have in R group, अभी बताऊंगा R group क्या होता है। Here we have one more hydrogen, here we have another carbon, which has a double bond with oxygen, and here we have an OH group. चलिए जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अच्छा बेटा अब मुझे एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले को याद करने का बड़ा आसान तरीका है। आप ये समझ लो कि ये जो सामने स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल कार्बन है, ये वाला, ये समझो एक आदमी है जो सामने खड़ा है, आपको देख रहा है और से दोनों हाथ फैलाए हैं। एक हाथ इधर फैलाया है, एक हाथ इधर फैलाया है, ठीक है। इसके एक हाथ में क्या पड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? कौन सा ग्रुप है ये? अमाइन ग्रुप। क्या कहोगे बेटा? अमाइन ग्रुप। इसके एक हाथ में अमाइन ग्रुप है और दूसरे हाथ में क्या पड़ा है? COOH। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। शाबाश, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक हाथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे हाथ में अमाइन ग्रुप। ये इसका सर है, ये इसकी बॉडी है, ये इसके टांगे हैं। ये पूरा एक आदमी सीधा खड़े हैं। तो आपको याद रखने के लिए दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कार्बन। क्या कहोगे? सेंट्रल कार्बन। इसको क्या कहोगे? अमाइन ग्रुप। इसको क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसको क्या कहोगे? वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप यानी आप कोई भी अमाइनो एसिड उठाओगे उस पर कोई फर्क नहीं होता। सारे अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जैसे मैंने बनाया है। अगर फर्क है तो वो सिर्फ इसके आर में होता है। आर ग्रुप जो है ना वो वेरी करता है हर एक के अंदर। सवाल ये है कि ये आर है क्या चीज? आर आप लोगों ने ओ लेवल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था जब आप फंक्शनल ग्रुप बनाते थे। और आर को आपने नाम दिया था, क्या नाम दिया था मैं आपको याद दिला दूं? रेडिकल। Radical. Alkyl group. शाबाश, अब याद आ गया ना यार। कौन सा ग्रुप था ये? अल्काइल ग्रुप था। और बेटा अगर आपको याद हो तो अल्काइल जो है ये एक रेडिकल होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है। अल्काइल जो है वो एक रेडिकल होता है। और अल्काइल का जो फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में बताया था वो क्या था? CnH क्या था, याद है? H
2n प्लस 1। अब बताओ, अगर कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 5। 5 शाबाश। 5 हाँ, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा हमारे पास वो है वो है अल्काइल ग्रुप है, वो क्या होगा? CH3। CH3। तो बेटा मुझे बताओ CH3 जो है ये एक मॉलिक्यूल है या रेडिकल है? रेडिकल रेडिकल। क्यों रेडिकल है? कैसे एक्सप्लेन करोगे? कार्बन की एक वैलेंसी अनफुलफिल्ड। शाबाश, इसलिए इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज होगा क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी कम है। वो चार्ज प्लस माइनस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कि वो या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है कि किसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ R किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है यहाँ ये चार्ज नहीं है, ये ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका है क्योंकि इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया है। अब इसको हम वेरिएबल ग्रुप क्यों कहते हैं? इसको वेरिएबल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड के अंदर इसके अंदर 2 कार्बन हो सकते हैं, 10 कार्बन हो सकते हैं, 50 कार्बन हो सकते हैं, लंबी चेन हो सकती है, 100 कार्बन हो सकते हैं। तो हर एक अमाइनो एसिड का जो मास है वो दूसरे से अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोकार्बन चेन इन द R ग्रुप। तो बेटा ये बात समझ रहे हो ना या नहीं? ये गुजर रही है बातें? यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है। तो अब ये भी मत कहिएगा कि R ग्रुप के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। बाज़ औक़ात इसके अंदर जैसे कि हाइड्रोकार्बन की चेन चल रही है CH2 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 CH2, लेकिन आखिर में इसके अंदर एक और अमाइन आ गया, ये भी हो सकता है, ऊपर भी अमाइन आ सकता है, या आखिर में एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, ये भी आ सकता है, या एक सल्फर आया। तो R ग्रुप पे कुछ भी अटैच हो सकता है। हाइड्रोकार्बन तो है ही, उनके साथ साथ वो कुछ और भी उनके साथ अटैच हो सकती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट्स अ वेरिएबल ग्रुप। सो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इज लाइक द मेन स्केलेटन। इसको क्या कहोगे? ये कहलाएगा मेन स्केलेटन। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा कहलाता है मेन स्केलेटन, और ये क्या कहलाता है? साइड ब्रांच। इसको क्या कहोगे? साइड ब्रांच। तो अमाइनो एसिड के अगर आप लेंथ वाइज मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पूरी बैकबोन, ये मेन स्केलेटन या बैकबोन ऑफ द अमाइनो एसिड, और ये क्या होगा? इसका साइड ब्रांच होगा। जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने मॉलिक्यूल आइसोमर्स बनाते थे तो मेन चेन को आप कहते कि ये मेन चेन है और ये ब्रांच निकल रहा है, तो ये इसका मेन चेन है, मेन स्केलेटन है, और ये इसका साइड ब्रांच है यानी R ग्रुप। तो hopefully now you are getting. So an amino acid molecule consists of a central carbon. On one side of the central carbon we have amine group, and on the other side we have carboxylic group, and on the top we have a variable group which may be different in different amino acids, make a difference between different types of the amino acid molecules. So this is the story. This is the story of amino acid structure. तो मैं थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ शेयर करूं, just wait for a while. जी, now look at this. Let's look at here. जी, अरे यार क्या खुल रही है? चलिए, स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है. So amino acid is the monomer of polypeptide, and hence
a protein molecule. Amino acid consists of an amine group on one side and carboxylic group on the other end of the central carbon. A variable group R shows its presence on the central carbon. The R group is responsible for the differences between different amino acids. R group is mostly a hydrocarbon chain. Carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen with few other elements like sulfur are included in the मेन ब्रांच। यानी जो हमारे पास मेन ब्रांच तो खैर नहीं, पूरा अमाइनो एसिड के अंदर आपको ये 4 एलिमेंट तो लाजमी है, कंपलसरी है 4 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन बाज़ औक़ात सल्फर भी होता है, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सल्फर होता है, जैसे कि सिस्टीन का है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो अमाइनो एसिड का आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आई एम सो सॉरी, आज आपकी क्लास थोड़ी सी कम हो गई, आधी क्लास हुई क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज। सो बट डोंट वरी, इंशाल्लाह फिजिकल क्लास के अंदर मैं इसको कवर कर दूंगा जब आपकी अगली क्लास होगी। तो बेटा अभी तक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। जी बेटा। the structure of amino acid. No question? ठीक है, then see you inshallah tomorrow, the next class. Take care. Allah Hafiz.